Hello everyone, this is Suruchi, welcoming you all to my YT channel SST by Suruchi. Today we are again picking up the civics class with the second chapter, Federalism. This is class 3 for the same chapter. If you have not checked the previous two videos, go check and study the earlier two parts of the chapter. So for today's class, the bullet points are: how is federalism practiced, linguistic states, language policy of India, center-state relations, coalition government. So students, I would request you all to have your NCERT book, highlighter, pencil or a pen. Students, last video was ended over this map of India in 1947. मैंने आपको बोला था कि अभी आगे का जो कंटेंट है यानी कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कनेक्टेड टू इट. यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ब्रश अप देना चाहूंगी. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रोविजनल स्टेट्स थे, है ना. तो इंडिया आजाद होने के बाद उसी पैटर्न पर तो वर्क करेगा नहीं जैसे कि ब्रिटिश के टाइम पे कर रहा था. ठीक है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, प्रोविंसेस प्रोविंसेस ऐसे लिखा हुआ है ना, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट. तो अब ये डिसाइड किया गया इंडिपेंडेंस के बाद कि किस बेसिस पर हम इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड करें. डिवाइड वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, मतलब इंडिया में स्टेट्स कैसे क्रिएट करें. ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाई वो हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. इफ वी आर क्लेमिंग दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, देन हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. ठीक है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन पे बने हुए प्रोविजन से ही आप कंट्री रन कर लेंगे, ये इतना भी सफिशिएंट नहीं होता. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provision. ठीक है, इस सक्सेस के पीछे और भी रीजन है. क्या रीजन है देखते हैं. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. बहुत सारा क्रेडिट जाता है कि हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड है. ठीक है, क्या है इसमें देखते हैं. ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, this ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. ठीक है, बेसिक कुछ आइडियल्स हमारी कंट्री के बन गए. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यानी कि जितनी भी विभिन्नताएं हैं देश में उन सबका वेलकम है, उन सबकी रिस्पेक्ट है. और एक साथ रहने की डिजायर यानी डाइवर्सिटी भी रहे और यूनिटी भी मेंटेन रहे. Let us look at some of the major ways in which this happened. First topic is linguistic state. Linguistic state clearly means the states which were created on the basis of their special language. ठीक है, linguistic का मतलब ही है language पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रदेश. The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in our country. कह सकते हो एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है. मेजर टेस्ट, डेमोक्रेसी का टेस्ट लेना था कि देखते हैं क्या होता है. कुछ गड़बड़ भी हो सकता था और उम्मीद की गई थी कि देखते हैं कुछ अच्छा ही हो जाए. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2013, you will be surprised by the extent of the changes. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2013, you will be surprised by the extent of the changes. यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम पॉलिटिकल मैप को ही कंपेयर कर लें 1947 में, जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में शो किया था मैप, तो अगर हम मैप को ही कंपेयर करें तो आप देखोगे कि जितने भी चेंजेस हुए हैं मैप में ये आपको सरप्राइज कर देंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट्स जैसे स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे. Many old states have vanished and many new states have been created.
मैप को कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि पुराने स्टेट्स बहुत सारे वैनिश हैं, यानी कि वो नाम आपको नहीं दिखेंगे अब, और बहुत सारे नए नाम आपके मैप में ऐड हो गए हैं. एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज. तो ये एक डिफरेंस आया है मैप ऑफ इंडिया में 1947 के मैप से. अगर आप अपने करंट मैप को स्टडी करोगे तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. क्या चेंजेस किए गए कि बहुत सारे पुराने स्टेट्स जो इंडिया के थे उनके बॉर्डर्स को, उनके बाउंड्रीज को चेंज किया गया, ठीक है, ताकि नए स्टेट्स को क्रिएट किया जा सके. नया नाम भी हो सकता है उनका, नई बाउंड्रीज होंगी. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. जो पहली पॉलिसी है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, उसमें जो चेंज किया गया उसमें एक ही जैसी भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही जगह पे रहने की आजादी मिले, रहने की लग्जरी मिल सके, इसलिए बहुत जगहों पर बाउंड्रीज स्टेट्स की चेंज करी गई और उन नए स्टेट्स को क्रिएट किया गया. जैसे आपको पता होगा कि आज का पंजाब और कॉलोनियल रूल के टाइम का पंजाब कितना अंतर है. पहले लाहौर वगैरह सब इंडिया का हिस्सा था तो वो पंजाब के अंडर आता था, अब वो पंजाब अलग तरीके से मैप पे हमें डिफाइन कर दिया गया है ना. Some states were created not on the basis of language, but to recognize differences based on culture and ethnicity और geography. ठीक है, भाषा के आधार पर जो स्टेट्स बनाए गए उनके पीछे भी अपना एक लॉजिक था, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं क्रिएट किया गया. उनको क्रिएट किए जाने का जो बेसिक सोर्स या रीजन था वो था कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफिकल एरिया, ताकि उन स्टेट्स की कल्चर मेंटेन रहे, जैसा भी वो ओल्ड कल्चर फॉलो करते हैं उनकी एथनिसिटी मेंटेन रहे. दीज इंक्लूड, अब ऐसे कौन से स्टेट्स थे जिनको कल्चर और एथनिसिटी या जोग्राफी के बेसिस पर मेंटेन किया गया, बनाया गया. दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है. ये ऑलमोस्ट हमारा करंट मैप है जिसको आप 47 से कंपेयर कर सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब भाषा के बेसिस पर स्टेट्स बनाए जाने की मांग हो रही थी तो बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे जो थोड़ा सा डरे हुए थे. क्यों? उन्हें लगा कि भाषा के बेसिस पर अगर स्टेट्स अलग अलग क्रिएट कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूनिटी मेंटेन होने में बहुत प्रॉब्लम आ जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए कंट्री में. द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम. ठीक है, कुछ दिनों तक इस बात को टाला भी गया कि भाषा के बेसिस पे स्टेट्स ना बनाया जाए. बट द एक्सपीरियंस, पर जब बन गया ना ये लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स, experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. लोगों को अपनी भाषा बोलने की परमिशन मिलने के साथ साथ, परमिशन देने का तो वही नहीं है क्योंकि कहीं बैन किया ही नहीं गया था किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, बट एक ही भाषा बोलने वालों को एक ही जैसे एरिया में रहने का भी जब आप लेजर दे देते हो तो उससे सेंस ऑफ यूनिटी इंप्रूव हो गई लोगों के अंदर. ठीक है, इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर. एक ही जैसी लैंग्वेज बोलने वाले पर गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करना भी और ज्यादा इजी हो गया. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज पॉलिसी. अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? अपनी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो क्या हम श्रीलंका की तरह किसी एक लैंग्वेज के पीछे पड़ जाएं और उसको सुपीरियर डिक्लेयर कर दें, या फिर हम कितनी लैंग्वेजेस को कंसीडर करें? ठीक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन is the language policy. The constitution did not give the status of national language to any one language. ठीक है, किसी एक लैंग्वेज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज होने का स्टेटस नहीं दिया है. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह जानते हैं, ठीक है, बट अगर कहा जाए कि भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है तो ऐसा कोई भी स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है.
But Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया तो गया, ठीक है, मगर 40% लोग ही इंडिया के एज अ मदर टंग हिंदी को यूज करते हैं। बाकी 60% की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस है। खास करके आप साउथ में देखोगे, दे आर वेरी मच ट्रस्टिंग देयर ओन रीजनल लैंग्वेज। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. दूसरी भाषाओं को एलिनेटेड फील ना हो, इसके लिए बहुत सारे सेफ गार्ड्स रखे गए। क्या रखे गए सेफ गार्ड्स? जैसे कि बिसाइड्स हिंदी देयर वर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टोटल अगर पूछा जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, तो दे आर टोटल 22 लैंग्वेजेस। बट यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं हैं? 21। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि besides Hindi, how many languages recognized as scheduled language by the Constitution? Then you will write 21. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है how many languages are recognized as scheduled languages by the Constitution? Then you will write 22. ठीक है, होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कैसे इस क्वेश्चन अगर आता है तो उसको डील कैसे करना है। A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम का, तो आपसे उसमें ऑप्शन पूछा जाता है विच लैंग्वेज इज प्रेफरेबल। एक इंग्लिश में तो पेपर वो पूरा का पूरा होता ही है, ठीक है, बट आपकी अपनी भाषा में जिसको आपने चूज किया है वो उसका ट्रांसलेशन भी लिखा होता है। जैसे अभी आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो आपको जो पेपर दिया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अभी इंग्लिश की क्या स्टोरी है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, व्हाई इंग्लिश इज बीइंग मैंडेटरी। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब सपोज करो तमिलनाडु है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तो नहीं है, है ना, या वेस्ट बंगाल है तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तो नहीं हो सकती क्योंकि उनको वो उतनी भाषा बोलचाल में है ही नहीं, व्यवहारिक भाषा नहीं है उनकी, ठीक है, इसीलिए लिखा है स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। हर स्टेट में अपनी भाषा के साथ ही उनका काम होता है, मतलब जो भी उनके ऑफिशियल काम भी होते हैं तो वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही करते हैं। बोलचाल की भाषा हो या पेपर वर्क हो तो वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकते हैं। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। ठीक है, हमारी कंट्री ने श्रीलंका की तरह कोई मिस्टेक नहीं किया। हमारे लीडर्स ने हिंदी के यूज पर बहुत ही कॉन्शियस होकर के उसका जिसे कहते हैं ना प्रचार और प्रसार किया। ऐसा नहीं था कि हिंदी भाषा 40% लोग मदर टंग की तरह बोलते हैं तो बाकी 60% पर इसको इम्पोज कर दिया कि नहीं भाई आपको हिंदी में ही बात करनी है या पेपर वर्क हिंदी में मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश की स्टोरी, यानी कि भारत में इंग्लिश कैसे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाषा बन गई। अपनी बेसिक लैंग्वेज के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है वो है इंग्लिश। According to the Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965। भाई 1965 में डिसाइड हुआ कि इंग्लैंड यानी इंग्लिश लोग अगर जा चुके हैं कंट्री छोड़कर तो उनकी भाषा को भी यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, इसको रोक देना चाहिए इसके इस्तेमाल को ऑफिशियल तरीके से। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue। अब जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रहने दीजिए, उसे आप रोकिए मत। क्यों ना रोकिए? क्योंकि जैसे सपोज करो नॉर्थ में इधर हिंदी बोली जा रही है, हरियाणवी बोली जा रही है, बिहारी बोली जा रही है। अब इधर के ऑफिसर्स को या इधर के लोगों को साउथ के लोगों से कम्युनिकेट करना हो तो दोनों को ही कम्युनिकेट करने के लिए ना नॉर्थ वाले को साउथ की लैंग्वेज आ रही है ना साउथ वाले को नॉर्थ की लैंग्वेज आ रही है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कम्युनिकेशन में। हिंदी 200-250 सालों से भारत में हिंदी बोलते बोलते लोगों के लिए एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह हिंदी इंग्लिश ने अपना स्टेटस एस्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है।
जैसे नॉर्थ के लोगों ने भी इंग्लिश समझना और बोलना सीख लिया, साउथ के लोगों ने भी इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज की तरह बोलना समझना सीख लिया, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन के सामने आई, वो थी इंग्लिश लैंग्वेज। इसीलिए नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने गवर्नमेंट से डिमांड करी कि इंग्लिश के यूज को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यू। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में तो बहुत ही वायलेंट मूवमेंट हो गया था कि इंग्लिश को आप बैन मत करिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही साथ साथ चलते रहेंगे, इसके अलावा जो उनकी नॉर्मल एरिया की लैंग्वेजेस हैं वो भी कंटिन्यू रहेंगी। Many critics think that this solution favored the English speaking elite। ठीक है, अभी जो इंग्लिश स्पीकिंग एलिट्स इंडिया में थे उनके लिए तो बहुत फेवरेबल हो गया ये सिचुएशन। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में हिंदी, तो हिंदी ऐसी भाषा है जिसको इंडिया में पसंद तो बहुत ज्यादा किया जाता है, इसी वजह से हिंदी का प्रमोशन भी हमेशा से बहुत ज्यादा किया जाता था, ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पर किया जाता था। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, प्रमोशन करना अलग बात है, मगर हमने ऑफिशियली या लॉ बना करके हिंदी को किसी भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट पर इम्पोज नहीं किया। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। अपनी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स का ये जो एक हम्बल और प्रूडेंट जेस्चर था कि हिंदी को किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना है, ठीक है, इसने हमें श्रीलंका जैसी कंडीशन में पहुंचने से बचा लिया। अदरवाइज श्रीलंका में जैसे सिन्हाला लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था तो कितनी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो वैसी कंडीशन इंडिया में नहीं आई। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको एक नया टॉपिक बताएगा जिसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। तो टॉपिक डील कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे मेंटेन किए जाते हैं और ये कैसे स्ट्रेंथन करते हैं देश के पावर शेयरिंग सिस्टम को। Reconstructing the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice। ठीक है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर को मजबूत करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस का रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these अरेंजमेंट्स। देखो, इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं पावर शेयर करने के लिए वो एक्चुअली किताबी बन के ना रह जाएं, बुकिश बन के ना पड़े रहें, उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। अब ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? रूलिंग पार्टीज करेंगी और लीडर्स करेंगे। अब ये रूलिंग पार्टीज और लीडर्स कैसे अरेंजमेंट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई पावर शेयरिंग की बातों को हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, यही मतलब है इस लाइन का कि बुक में तो लिखा हुआ है कि हमें पावर को शेयर करके चलना है, पावर को छोटे से छोटे लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कौन? बुक में तो लिख दिया गया, लिखने वाले भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तो उसको फॉलो करना रूलिंग पार्टीज और लीडर्स का काम होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। आजादी के बाद इंडिया में लगभग एक ही पार्टी ने सेंटर में भी रूल किया है बहुत लंबे समय तक और स्टेट्स में भी रूल किया है। आपको पता ही होगा कौन सी पार्टी है वो, कांग्रेस पार्टी। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने पर से लेकर के लगभग 30 इयर्स से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाई है और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाई है। दिस मीन्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। अब बार बार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही रूलिंग पार्टी का अपना मतलब वर्चस्व बनाए रखना
ये शो करता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से अपनी ऑटोनमस फेडरल यूनिट को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रही है। एज and when the ruling party at the state level were different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. देखने को ये मिला कि जिन जगहों पर सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है और यूपी में, एमपी में और आपका झारखंड हो गया, ये इन सब जगहों पर भी कांग्रेस की सरकार चल रही है, ठीक है। तो इन दोनों का तो आपस में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है कि यूपी में भी कांग्रेस है और सेंट्रल में भी कांग्रेस है, दोनों का कोलैबोरेशन बढ़िया है, दोनों एक दूसरे की बात भी मान रहे हैं और अच्छे से रूल हो रहा है। पर देखने को ये मिला कि जिन जगहों पर डिफरेंट पार्टी रूल कर रही है, सपोज करो सेंट्रल में तो कांग्रेस है बट किसी और जगह, किसी और स्टेट में, तमिलनाडु में या कर्नाटका में कोई और पार्टी है, ठीक है। तो देखने को मिला कि दोनों के बीच में कामों को लेकर एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं बन रहा है, सहमति नहीं बन रही, अग्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई किसी को इग्नोर कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। सेंटर स्पेशली ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जिसको कहते हैं ना सत्ता की भूख, है ना, कि हम पावर मेरा बना रहे, ये पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है क्योंकि ये कांग्रेस नहीं है इसलिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो ये चीजें ठीक नहीं थी। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. देखो ये साफ साफ बात लिखी हुई है यहाँ पे। उस टाइम में जब एक ही पार्टी लगातार सेंट्रल और स्टेट्स में रूल कर रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने अपने पावर्स को गलत तरीके से यूज किया, मिसयूज किया। कैसे मिसयूज किया? स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके, अपने पावर्स से उनको सपोर्ट ना करके, डिसमिस करके उनको हटाने की कोशिश करते रहे, ठीक है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की हरकतें करी कि अगर मेरी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है सेम पॉलिटिकल पार्टी के, तो उसको हटा दो, उसको सपोर्ट मत करो, उसको बुली करो, तो ये एक तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था फेडरलिज्म के स्पिरिट को मेंटेन रखने का, ठीक है। तो उसका भी उस टाइम में एक सोल्यूशन निकल के सामने आया। अब वो सोल्यूशन क्या था? अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, आसान है मगर हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ऑल दिस चेंज, अब ये जो ऊपर मिस यूज की कहानी हम लोगों ने सुनी ना, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, ठीक है। इसके बाद कुछ नया हुआ, क्या था वो? दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इस टाइम में बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कंट्री के स्टेट्स में बनने लगे। अब आप देखो, कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी कंट्री को रूल कर रही है, स्टेट्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट को रूल कर रही है। अब रीजन यानी कि एरिया वाइज छोटी 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 पॉलिटिकल पार्टीज बनने लग गई। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ये वो टाइम था जब कोलिशन गवर्नमेंट बनने का टाइम, मतलब एक नया ही कंसेप्ट आ गया सामने, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। सिंस no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन बनी कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी इलेक्शन में जीती हो, अब उसको मेजोरिटी शो करनी होती है लोकसभा में, किसी वजह से एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में अपनी मेजोरिटी शो नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो क्या था? द मेजर नेशनल पार्टी, जो बड़ी नेशनल पार्टी जो जीती है, उसने क्या किया? जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे सपोर्ट मांग लिया, उनको अपना अलायंस बना लिया, ठीक है। कि सपोज करो मुझे 10 सीट्स चाहिए, तो मैंने किसी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को कंसल्ट किया कि भाई क्या आप जो 10 सीट्स जीती हैं इस इलेक्शन में, क्या आप वो हमारी पार्टी को डोनेट कर सकते हो? उससे उस छोटी पार्टी को भी फायदा है, उसके उस रिप्रेजेंटेटिव को नेशनल पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरह से जो सेवरल रीजनल पार्टीज थी उनको भी किसी बिग नेशनल पार्टी के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझिए, कोई भी बड़ी नेशनल पार्टी जब लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए किसी रीजनल पार्टी से सपोर्ट मांगती है और उसके साथ अलायंस क्रिएट करती है, ठीक है, उसको अपने में मर्ज करने की कोशिश करती है जितनी सीट उसे चाहिए, तो उस पूरी सिस्टम को ही बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये अलायंस वर्ड यहाँ पे आया है, जैसे आपने दो वर्ड सुन रखे होंगे न्यूज चैनल्स में, यूपीए एंड एनडीए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम दे रही हूँ, आप पता करिए, डिटेल्स में पढ़िए यूपीए क्या है और एनडीए क्या है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि यूपीए और एनडीए को उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं ताकि स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट समझ में आए कि अलायंस क्या होता है और नेशनल पार्टीज इसे क्यों बनाती है, उससे उनका फायदा क्या है। ठीक है, होप का आपकी कोलिशन गवर्नमेंट समझ में आया हो यहाँ पे। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो यहाँ पे पावर शेयरिंग भी हुआ, बड़ी नेशनल पार्टी ने छोटी पार्टीज को अपने में शामिल करके कहीं ना कहीं पावर को शेयर किया है छोटी रीजनल पार्टीज के साथ। ठीक है, पावर शेयर भी किया है, रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में रीजनल पार्टी की ऑटोनॉमी को भी रिस्पेक्ट किया कि भाई पॉलिटिकल पार्टी तो आप भी हैं, अगर आप हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सपोर्ट में आते हैं, तो आपको भी रूल करने का मौका मिलेगा। दिस ट्रेंड वॉज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an attributory manner। जो चल रहा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करके, सच्चा झूठा काम करके स्टेट गवर्नमेंट को बार बार डिसमिस कर देती थी जो उनकी पार्टी की नहीं होती थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफियर किया और जजमेंट ये दिया कि कोलिशन गवर्नमेंट का तरीका सही है, और इस कोलिशन गवर्नमेंट के तरीके से जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर रही थी वो अब ऐसा नहीं कर पाएगी। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये एक कह सकते हो एक रोक लगा दी गवर्नमेंट ने कि कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम को आप फॉलो करें और कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से पावर शेयरिंग का जो ये पैटर्न था फेडरल पावर शेयरिंग का, ये ज्यादा इफेक्टिव होकर के काम कर रहा था। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको जो भी चीजें समझ में ना आई हो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये जो नया पेज है यहाँ पे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एक लिस्ट बनी हुई है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, कम से कम एग्जाम देने से पहले आप इन सारी लैंग्वेजेस, ये जो लैंग्वेज दी है ना, इनको पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, 4 लैंग्वेजेस दे दी और पूछा कि इसमें से कौन सी शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं। ठीक है, जब आप पढ़ लोगे इसको तो आपको पता रहेगा कि कौन सी शेड्यूल लिस्ट में है और कौन सी नहीं है। ठीक है, ये कुछ कोटेशंस दी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अपना टॉपिक वाइंड अप कर रही हूँ, अभी हम लोगों ने कोलिशन गवर्नमेंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके आगे का जो 4th पार्ट बचा है चैप्टर का वो हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप इस कंटेंट को रिवाइज करिए, प्रीवियस वीडियोस को देखकर चैप्टर को अच्छे से समझिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसको नीड है इस तरह से डीप एक्सप्लेनेशन पढ़ने की चैप्टर्स की, आप उन दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।